बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के हाज़िर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा टीसीजी अनादोलू के ऊपर। तुर्की जब टीसीजी अनादोलू को डिज़ाइन कर रहा था तो उस वक्त तुर्की के क्या एम्बिशियस प्लान थे टीसीजी अनादोलू के बारे में, और क्या तुर्की ने वाकई वो ऑब्टेन कर लिया जो कि तुर्की ऑब्टेन करना चाहता था। इसके अलावा वो कौन सा की कॉम्पोनेंट्स है जो कि टीसीजी अनादोलू के ऊपर इस वक्त मिसिंग है, जो कि तुर्की एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीसीजी अनादोलू के ऊपर होने चाहिए थे। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्स में बात करता है टीसीजी अनादोलू के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुर्की के किस किस्म के प्लान थे टीसीजी अनादोलू के बाद, और इसको किस किस किस्म के डिफरेंट फेजेस से गुजारा गया, और इसके अंदर किस किस्म की फर्स्ट इनिशियल स्टेज से ही कितनी चेंजेस की गई। तो सबसे पहले जब टीसीजी अनादोलू डिज़ाइन किया जा रहा था तो उस वक्त तुर्किश नेवी और तुर्किश गवर्नमेंट के अंदर ये एक साइकी पाई जाती थी कि हम एक ऐसा शिप डिज़ाइन करेंगे जो कि बेसिकली एक कोई ड्रोन कैरियर या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा, ये बल्कि एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप होगा, क्योंकि तुर्की का एक्चुअल एडवर्सरी जो है वो ग्रीस है, और तुर्की और ग्रीस के साइप्रस के मुकाम के ऊपर जो बेसिकली एक आइलैंड है उसके अंदर जो है वो मसले मसाइल चलते हैं। तुर्की अपनी टेरिटरी क्लेम करता है जबकि ग्रीस कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है। तो जहां पर भी आपने किसी जगह को काउंटर करना है तो आपने डेफिनेटली वहां पर आपके ट्रूप्स का होना जरूरी है, वहां पर आपके एयर स्पेस जो है वो आपकी कवर होनी चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर जो है आपकी वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, फिजिकली लैंड के ऊपर भी जिस जगह को आप कैप्चर करना चाहते हैं। ये एक बहुत ऑब्वियस और बेसिक सी बात है। तो तुर्की जो है वो अपनी नेवी और अपने जो ट्रूप्स हैं वो बेसिकली उस साइप्रस के मुकाम के ऊपर पहुंचाना चाहता था। तो डेफिनेटली अगर आपने वहां पर अपने ट्रूप्स पहुंचाते हैं तो ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ वहां पर अपने पर्सनल लैंड कर दिए और आपकी मिलिट्री प्रेजेंस बन गई। नहीं, आपने वहां पर अपने टैंक्स जो है वो उतारने हैं। आपने वहां पर डेफिनेटली अगर एक आइलैंड है तो वहां पर आपको एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स की भी जरूरत पड़ती है जो कि लैंड और सी दोनों के अंदर ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास शिप्स होनी चाहिए। शिप्स तो चलो आप सी के जरिए से किसी न किसी तरीके से पहुंचा लेंगे, लेकिन ये जो टैंक्स हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स है या आर्मर पर्सनल कैरियर्स हैं, तो ये जो है ये पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तुर्की जो है वो ये चाह रहा था कि हम एक ऐसा शिप डिजाइन करें जिसके अंदर हम अपने आर्मर पर्सनल कैरियर्स, एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स, इसके अलावा टैंक्स, ये जो चीजें हैं ना, ये शिप करके ऐसी जगह के ऊपर उतार सकें जहां पर हमने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनानी है, या आपने किसी किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम जो है अगर आपने किसी जगह पर डिप्लॉय करना है तो उसको अगर आपने लेके जाना है, एयर डिफेंस सिस्टम का भी एक अच्छा खासा वेट होता है। तो डेफिनेटली अगर आपने किसी जगह के ऊपर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस अच्छे तरीके से बनानी है तो वहां पर आपको इस सारी चीजों के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। अब एक तरीका तो ये है कि आप जहाज के अंदर ये सारी चीजें लोड करके वहां पर लेके जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप सी के जरिए से लेके जाएं। जहाज के जरिए से मसला ये आता है कि वहां पर आपको बाकायदा प्रॉपर एक कमांड स्टेशन बनाना पड़ेगा, वहां पर एक कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा, वहां पर आपको एक प्रॉपर रनवे बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपने जो है वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो परमानेंटली डिप्लॉय करनी होंगी आपको, क्योंकि एक जहाज को ऑपरेट करना कोई आसान काम नहीं है। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि यहाँ से भेज देना है, डेफिनेटली वहां से भी वो टेक ऑफ करके आएगा तो वहां पर आपका फ्यूल होगा, वहां पर आपका एक पूरा रनवे होगा, रनवे स्ट्रिप जिसे आप बोलते हैं। इसके अलावा आपके ग्राउंड क्रूजर मौजूद होगा जो कि बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपने एक एयरक्राफ्ट को अगर कहीं पर लैंड कराना है तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम वहां पर अगर आप किसी किस्म के नेवल तरीके से जो है वो ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो निस्बतन ईजी होता है। ईजी किस तरीके से होता है, आप अगर एक शिप का पोर्ट भी वहां पर बना देंगे जिससे आप पार्क करके वहां से अपना कार्गो उतार के वापस उसको भेज सकते हैं, तो आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास एक छोटा सा डॉक होना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास जो है सिर्फ वहां पर फ्यूल और सी ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है जो कि किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुकाबले में काफी सस्ता पड़ता है। तुर्की सबसे पहले ये प्लान कर रहा था कि हम एक बड़ा और अच्छे खासे पेलोड कैरी करने वाला एम्फीबियस असॉल्ट शिप बनाएंगे। जब तुर्की ने F-35 प्रोग्राम ज्वाइन किया तो फिर तुर्की को ये एक थिंकिंग आई। डेफिनेटली जब आप एक चीज को डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम आप अपने टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करते हैं। दो तरह की मॉडिफिकेशन होती हैं, या तो आपने टाइम लिया अगर कुछ उससे और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं तो तब आप चीज को मॉडिफाई करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आप चीज को मॉडिफाई तब करते हैं जब आप डिफरेंट किस्म के सिनेरियोस को फेस करते हैं। तो इस हिसाब से जब भी कोई शिप तैयार हो रहा होता है तो उसके अंदर बहुत से मराहिल आते हैं जब उसके अंदर चेंजेस की जाती हैं। टीसीजी अनादोलू के बारे में भी सेम यही केस था। इसको 3 बार जो है वो डिफरेंट किस्म का डिजाइन किया गया। जब F-35 प्रोग्राम को तुर्की ने ज्वाइन किया तो तुर्की ने कहा क्यों ना इसको एक ऐसा शिप बनाया जाए कि जिसके ऊपर एक रनवे लगाया जाए, टेक ऑफ करने के लिए स्की जंप रैंप लगाया जाए, और उसके बाद जो है शिप को एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल किया जाए। तुर्की ने जो है वो इसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। उस मॉडिफिकेशन के अंदर तुर्की ने बेसिकली रुजू किया है स्पेन की एक कंपनी ने। वैसे तो उसको तुर्की 70% अपने मुल्क के अंदर ही बना रहा है, लेकिन जब बात आ गई एक प्रॉपर रनवे की और एक प्रॉपर स्की जंप रैंप की तो तब जो है तुर्की ने स्पेन से रब्ता किया। स्पेन की एक कंपनी ने इसके अंदर तावन
इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद तुर्की ने बाकायदा एक ऐसा लैंडिंग डॉक जो है इसके ऊपर बनाया जिसके ऊपर एक प्रॉपर रनवे बना। उस चीज के लिए जो है ना वो तुर्की ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन पहले से की रही थी ऊपर, लेकिन फिर एक प्रॉपर स्की जंप रैंप बनाने के लिए जो है तुर्की ने इसको और थोड़ा सा वाइड किया, इसको थोड़ा सा और लेंथियर किया ताकि जो प्रॉपर टेक ऑफ लैंडिंग है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। सबसे पहले तुर्की की एयरफोर्स ने जो है वो F-35 प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, क्योंकि तुर्की जो है वो अपने फ्यूचर नीड्स के लिए तकरीबन 100 के करीब F-35 एयरक्राफ्ट चाहती थी तुर्की की एयरफोर्स। फिर बाद में तुर्की ने जब देखा कि इसका एक ऐसा वेरिएंट मौजूद है जो कि हम अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुर्की ने बेसिकली एक F-35B जो है उसको भी सिलेक्ट कर लिया अपनी नेवी के लिए। और इस LHT को, या आप इसको एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी कह सकते हैं, या आप इसको ड्रोन कैरियर कह सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, इसको मॉडिफाई करके जहाजों के लिए भी सूटेबल बनाने की कोशिश की। इसके ऊपर एक प्रॉपर स्की जंप रैंप जो है वो बना दिया गया। फिर उसके बाद जब तुर्की ने S-400 परचेज किए, अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, तो फिर तुर्की ने कहा कि भाई अब F-35 तो डेफिनेटली मिलेगा नहीं, तो ये है कि हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि इसके ऊपर से हम अपनी कुछ इंडिजिनियसली मेड चीजें जो है वो ऑपरेट कर सकें। तुर्की ने बेशक F-35 जो है उसको नहीं मिला, उसने उस चीज को अपने ऊपर वो नहीं किया कि हमने तो नहीं मिला तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर तुर्की ने एक नई थिंकिंग अपनाई, ये अपने काजिल इल्मा ड्रोन जो है इसको इस तरीके से डिजाइन करना शुरू कर दिया कि इसको लैंड बेसिस से भी ऑपरेट कराया जा सके, प्लस इसके अलावा इसका एक ऐसा वेरिएंट मुतारिफ किया जाए जो कि बेसिकली इस डॉक से भी जो है वो ऑपरेट किया जा सके। तो फिर तुर्की ने काजिल इल्मा ड्रोन को इस तरीके से तैयार किया कि इस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक से ऑपरेट किया जा सके, और दूसरे नंबर के ऊपर अपना डेडिकेटेड एक इस डॉक के लिए TB3 ड्रोन जो कि एक नेवलाइज ड्रोन है उसको डिजाइन करना शुरू कर दिया। और आज नतीजा आपके सामने है, आज TB3 भी इससे ऑपरेट हो रहा है। AH-1W सुपर कोबरा जो हेलीकॉप्टर्स हैं तुर्की के पास वो भी इसी से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो काजिल इल्मा ड्रोन है वो भी इससे ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो तीनों चीजें हैं तुर्की के इंडिजिनियसली मेड है। सॉरी, हेलीकॉप्टर तो तुर्की अमेरिका से परचेज कर रहा है, लेकिन जो काजिल इल्मा और TB3 ड्रोन है ये बेसिकली तुर्की अपनी कंट्री के अंदर बनाना है, तो इसके लिए तुर्की को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता एक चीज देखने वाली होगी, F-35B जो है वो एक VTOL वाला वेरिएंट है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला, तो उसके लिए लैंडिंग करना और टेक ऑफ करना आसान है। देखना यह होगा कि जो काजिल इल्मा ड्रोन है जो कि एक जेट पावर ड्रोन है, इसकी लैंडिंग कैसी होगी। टेक ऑफ तो कर लिया जा सकेगा क्योंकि उसको इस तरीके से पावर किया गया है टर्बोफैन इंजन से, इसकी जो लैंडिंग है वो कैसे की जाएगी ये देखने वाला होगा। फिर मैंने अपने इंट्रो के अंदर एक बात बताई थी कि एक बहुत मेन कंपोनेंट और बड़ा की कंपोनेंट जो है वो इस TCG अनादोलू से मिसिंग है। वो क्या है? बेसिकली वो यही F-35B है। आप काजिल इल्मा जितना भी अच्छा बना लें, आप TB3 उसके कॉम्प्लीमेंट में बना लें, बेशक आप AH-1W सुपर कोबरा जो है वो भी इसे इस्तेमाल कर लें, लेकिन F-35B जितनी पावर इन तीनों एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं है। अगर फ्यूचर के अंदर तुर्की F-35 प्रोग्राम को दोबारा किसी तरीके से ज्वाइन करता है तो फिर इस चीज के कभी इम्कान है कि कम से कम 12 से 14 जहाज जो हैं F-35B वो बेसिकली इस TCG अनादोलू से ऑपरेट किए जा सकेंगे। लेकिन इस वक्त के लिए कह सकते हैं कि TCG अनादोलू की काफी पावर कम कर दी गई है F-35B ना मिलने की वजह से, क्योंकि F-35B एक बड़ा की कंपोनेंट है और इसी की वजह से बेसिकली इसके ऊपर इसकी जंप रैंप और इसके ऊपर जो है वो मॉडिफिकेशन की गई थी। इसकी जो पहले विड्थ थी वो कम थी, लेकिन बाद में जब F-35 को स्टोर करने की बारी आई तो इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा के तकरीबन 32 मीटर तक कर दिया गया था, और जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 232 मीटर तक इसकी लेंथ बना दी गई थी। पहले इसकी जो डायमेंशंस थी वो थोड़ी इससे कम थी, तो ये जो है स्पेशल मॉडिफिकेशन F-35 के लिए की गई थी। अब लेट्स सी कि तुर्की किस तरीके से इसको ओवरकम करता है, या वो अपना कोई ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश जरूर करेगा कि जो इसके ऊपर ऑपरेट किया जा सके। अगर ऐसा ना हो तो F-35 के केस में अगर तुर्की दोबारा ज्वाइन करता है तो फिर चांसेस हैं कि हो सकता है कि तुर्की जो है F-35B इसके ऊपर 12 से 14 एयरक्राफ्ट स्टोर कर सके। फिर बात कर लेते हैं आखिरी चीज के ऊपर कि तुर्की क्या वाकई इससे वो चीज अचीव कर पाया है जो तुर्की ने अचीव करनी थी, या जो तुर्की का असल मकसद है उसकी डेथ हो चुकी है। देखिए, जहां तक बात है बनाने की, तो तुर्की सक्सेसफुली जो है एक चीज को बना पाया। किस तरीके से? तुर्की ने एक अंदिया दिया कि हम इसके ऊपर F-35 बनाएंगे, उसके लिए स्की जंप रैंप बनाना था, वो तुर्की ने बना लिया। फिर उसके अलावा तुर्की जो है वो ये कह रहा था कि हमने इसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये हमारे हैवी व्हीकल्स, इसके अलावा टैंक्स और दूसरे आर्मर पर्सनल व्हीकल्स या एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स जो हैं उनको ये कैरी कर सके और किसी ऐसे लैंड मास के ऊपर लेके जा सके या किसी ऐसे आइलैंड के ऊपर लेके जा सके जहां पर हमने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनानी हो, तो उस चीज के अंदर भी ये शिप कैपेबल है। तो ये जो है तुर्की ने इस टारगेट को भी अचीव कर लिया। तुर्की ने एक और चीज के अंदर कोशिश की थी कि इसके ऊपर से ऑपरेट की जा सके, वो ये ड्रोन्स थे। तुर्की ने बेसिकली उसको भी सक्सेसफुली ऑपरेट करके दिखा दिया। और जो तुर्की का मेन गोल था F-35B ऑपरेट करने के लिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर आप कह सकते हैं या छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो तुर्की ने उससे अचीव कर लिया। इसके अलावा जो अपने ड्रोन्स थे वो तुर्की से ऑपरेट ऑलरेडी कर रहा है। हेलीकॉप्टर कैरियर भी है, ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी है, तो ये एक मल्टीपर्पज शिप है और तुर्की ने 100% जो उसके अंदर से वो अचीव करना चाह रहा था वो अचीव कर लिया। बाकी देखना यह है कि तुर्की वक्त के साथ किस तरीके से F-35B की कमी को काउंटर करता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।